इंडियन स्पेसशिप रिसर्च सेंटर का रिसर्च हॉल पूरे तरीके से पीपीई किट पहने वैज्ञानिकों की एक टीम से भरा हुआ था। वहां मौजूद थे भारत भर के एक से एक धुरंधर वैज्ञानिक। हर एक का दिमाग चक्कर घिन्नी की तरह घूम रहा था। सभी के चेहरे पर हैरानी सांप की तरह कुंडली मारे बैठी हुई थी और आंखें तो सभी की हैरानी के सागर में गोते लगा रही थी। इतने सारे लोगों के मौजूद होने के बाद भी सन्नाटा तो ऐसे पसरा हुआ था वहां कि अगर सुई भी गिरे तो बम जैसा धमाका हो। कारण था सामने मौजूद एक अजीब सा बड़ी गोल उड़न तश्तरी जैसा यंत्र, जो ठीक वैसे ही दिखता था जैसे हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में भविष्य का कोई स्पेसशिप हम देखते आए हैं। स्पेसशिप? हाँ, इसे स्पेसशिप कहना ही ठीक होगा। इसकी मिस्टीरियस बनावट इसके स्पेसशिप होने का ही इशारा कर रही है। प्रोफेसर रावत ने हैरत भरे स्वर में ये घोषणा की तो वहां खड़े सभी वैज्ञानिक मानो नींद से जागे। प्रोफेसर खान ने प्रोफेसर रावत की बात के सिरे को पकड़कर आगे बढ़ाया। प्रोफेसर रावत सही कह रही हैं और ये शिप सचमुच स्पेस से ही आया है, और ऐसा इसीलिए कि मैंने एनालाइज किया है कि ये शिप जिस मटेरियल से बना हुआ है वो धरती पर ना कभी पाया गया था, न कभी पाया गया है और ना कभी भविष्य में 100 सालों तक पाया जाएगा, क्योंकि हम खुद ऐसे मटेरियल की खोज करने की तरफ तेजी से अग्रसर हैं और हमारी ये खोज 100 साल से पहले पूरी नहीं होने वाली। प्रोफेसर नाडकर्णी ने भी तपाक से बोलते हुए कहा, देखो, मैंने हजारों स्पेस शटल और रॉकेट्स के सर्किट बनाए भी है और उनकी स्टडी भी की है, लेकिन ऐसा सुपर अल्ट्रा सर्किट मैंने आज तक ना देखा और ना सुना, और वो भी ऐसे यंत्रों से बना हुआ जिनको बनाने की टेक्निक हम अभी तो नहीं सोच सकते। और एक मिनट, प्रोफेसर नाडकर्णी की बात बीच में ही काट देने वाला ये पुरातत्व वैज्ञानिक रमेश था। आप सब अपनी ये बातें मेरी इस रिसर्च को मद्देनजर रखकर कर रहे हैं ना, जिसमें मैंने लिखा है कि ये बड़ा डिब्बा, मेरा मतलब स्पेसशिप, लगभग 200 साल यानी 1825 से आसाम के घने जंगलों की मिट्टी के नीचे दबा पड़ा हुआ था। जी हाँ, हमें मालूम है। बोलने वाली प्रोफेसर रावत थी। और साथ ही हमें ये भी मालूम है कि आपके आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसे बड़ी मेहनत से वहाँ से खोद कर निकाला है जहाँ ये 200 साल से दबा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने साल मिट्टी में दबे रहने के बाद भी ये एकदम नया शीशे की तरह चमक रहा है। ये कहते हुए प्रोफेसर रावत ने उस कथित स्पेसशिप के कंट्रोल पैनल पर अपना हाथ फेरना शुरू कर दिया, और प्रोफेसर रावत के ऐसा करते ही मानो गजब हो गया। अचानक वहां एक तेज आवाज गूंजने लगी। तेज आवाज ने सभी को चौंका दिया। ये आवाज कैसी? ऐसी आवाजें लगभग सभी वैज्ञानिकों के मुंह से निकली, लेकिन अभी वो इस बारे में डिस्कस कर पाते कि आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और ठीक वैसे ही कानों से टकराने लगी जैसे रेल की तेज सीटियां टकराती हैं। आवाज उस स्पेसशिप के सर्किट से आ रही है, एक प्रोफेसर गला फाड़ के चिल्लाया। हाँ, लेकिन इस आवाज को बंद कैसे किया जाए? दूसरे ने भी अपनी पूरी ताकत से चीखते हुए कहा। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अचानक एक और घटना घट गई वहां। स्पेसशिप से निकलने वाली उस तेज रोशनी के रूप में, जिससे सभी की आंखें चौंधिया गईं। तेज रोशनी भी स्पेसशिप के कंट्रोल पैनल से निकल रही थी, जो धीरे धीरे तेज और तेज होती चली जा रही थी, और इसी के साथ स्पेसशिप से निकलने वाली अजीब सी आवाज भी और तेज होती जा रही थी। जल्द ही रोशनी इतनी तेज हो गई कि सभी को अपनी आंखें कसकर बंद कर लेनी पड़ी, और तेज आवाज से बचने के लिए सभी ने अपने कानों को कसकर अपनी हथेलियों से बंद कर लिया। कुछ पलों बाद ही सब कुछ असहनीय हो गया। अब सभी भाग जाना चाहते थे, लेकिन तेज आवाज और तीक्ष्ण रोशनी ने मानो उन सबके पैरों को जकड़ लिया था। जल्द ही सारा स्पेस सेंटर बहुत सारी दर्दनाक आवाजों से गूंजता चला गया, और ऐसा कुछ क्षण रहा और फिर सब कुछ शांति की गोद में समाता चला गया। उस शांति की गोद में जो शायद तूफान के आने से पहले की शांति कहलाती है। अपने ऑफिस में बैठे होम मिनिस्टर साहब बेचैनी से किसी का इंतजार करते लग रहे थे। उनके सामने एक फाइल पड़ी थी जिस पर लाल अक्षर में कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था। तभी दरवाजे पर एक नॉक हुआ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रजत सेठी अंदर दाखिल हुए। सॉरी सर, आने में थोड़ी सी देर हो गई।
वो क्या है कि हमारा इस समय एक और ऑपरेशन प्रोग्रेस में है। कोई बात नहीं मिस्टर सेठी। बैठने का इशारा करते हुए होम मिनिस्टर आगे बोले। एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है सेठी साहब। फाइल को एनएसए सेठी की ओर सरकाते हुए होम मिनिस्टर ने कहा। मिस्टर सेठी ने फाइल उठाई और उसको पढ़ने लगे। इस बीच रूम में सन्नाटा पसरा रहा। करीब कुछ मिनट रिपोर्ट पढ़ने के बाद सेठी ने फाइल मेज पर रख दी। अब आपको ही हमें संकट से बाहर निकालना है, होम मिनिस्टर ने कहा। इमरजेंसी तो है सर, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं संभाल लूंगा। इस मिशन को हमारी बेस्ट स्पेशल टास्क फोर्स ऑपरेट करेगी। सर को पॉजिटिव वे में हिलाते हुए एनएसए सिंह ने होम मिनिस्टर से बोला। बेस्ट टीम? होम मिनिस्टर की आवाज में संदेह था। जी सर, बेस्ट टीम, स्पेशल टास्क फोर्स, अग्निवीर। कारगिल के पास बॉर्डर पार एक गांव, एक स्कूल जहां कुछ आतंकियों ने छोटे बच्चों को कैद कर लिया था और उनका ब्रेन वॉश कर उनके शरीरों में बारूद भर के उन्हें फिदायीन बनाना चाह रहे थे। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि स्पेशल टास्क फोर्स अग्निवीर के 5 कमांडो उस स्कूल के चारों तरफ फैल चुके थे। ये 5 कमांडो हैं अभिमन्यु, राघव, मोंटी, शिवेंद्र और जिया। अभिमन्यु फ्रंट से टीम को लीड कर रहा था। जिया स्नाइपर के रोल में एक पहाड़ी से कवर दे रही थी। राघव और शिवेंद्र अभिमन्यु के साथ थे और मोंटी हैवी मशीन गन के साथ सपोर्ट के लिए तैयार था। 5 कमांडो कैमोफ्लाज्ड थे और टॉप ऑफ द लाइन मिलिट्री इक्विपमेंट से लैस। मोंटी, जब तक हम अंदर बच्चों को सिक्योर नहीं कर लेते हैं, तब तक तुम मशीन गन ऑपरेट नहीं करोगे। जिया, तुम मेरे इशारे पर पेट्रोलिंग कर रहे गार्ड को निपटा देना। शिवेंद्र, तुम बैकअप में रहोगे और राघव मुझे कवर करेगा। अभिमन्यु ने टीम को कमांड दी। ऑर्डर पाकर बाकी के चारों अलर्ट हो गए। अभिमन्यु राघव के साथ स्कूल के अंदर घुस चुका था। रास्ते में बढ़ रहे टेररिस्ट को वो शांति से निपटाते जा रहे थे। अभिमन्यु अब अंदर मेन रूम के बाहर खिड़की के पास था। अंदर 2 टेररिस्ट और 2 मिलिट्री वैज्ञानिक थे, साथ ही करीब 12 बच्चे जो डरे हुए थे। अभिमन्यु ने राघव को इशारा किया और वो दोनों बेधड़क कमरे के अंदर घुस गए। इससे पहले वहां मौजूद कोई कुछ समझ पाता, टेररिस्ट और वैज्ञानिकों दोनों को उन्होंने गोलियों से भून दिया। हालांकि उनकी बंदूक में साइलेंसर लगे थे, लेकिन आतंकवादियों के रिटर्न फायर और चिल्लाने की आवाज से पूरे स्कूल में अलार्म बज उठा। टीम, ओपन फायर! अभिमन्यु ने माइक पे ऑर्डर दिया। मोंटी को जैसे इसी का इंतजार था। उसकी मॉडिफाइड ट्रिपल बैरल 338 मशीन गन गरज उठी और उसकी गोलियां आतंकवादियों को छलनी करने लगी। इधर जिया ने पेट्रोल पर लगे आतंकवादियों को निपटा दिया। शिवेंद्र भी अभिमन्यु और राघव को बैकअप देने लगा। अभिमन्यु बिल्डिंग के अंदर से अपनी स्पेशल असॉल्ट राइफल से चुन चुन के टेररिस्ट्स को मार रहा था। रात के अंधेरे में टेररिस्ट्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, जबकि अग्निवीर स्टेट ऑफ द आर्ट नाइट विजन पहने हुए थे, जिसमें उन्हें रात के अंधेरे में भी साफ दिख रहा था। मोंटी ने एक्स-रे विजन और अल्ट्रासाउंड स्कैनर से लैस गॉगल पहन रखे थे, जिससे उसे दीवार के पार भी दिख रहा था और उसकी मशीन गन की शक्तिशाली गोलियां दीवार चीर के उन दुश्मनों को नर्क भेज रही थी। अभिमन्यु ने कहा, टीम, हमें 20 मिनट में इवैक्यूएशन पॉइंट तक पहुंचना है। 10 मिनट के अंदर इन्हें निपटाओ। जल्दी से यहां से निकलना होगा। पूरी टीम 100% प्रिसिजन से काम कर रही थी। जल्द ही समय से पहले ही पूरा परिसर शमशान में बदल गया। जहां तहां आतंकवादियों की लाशें पड़ी हुई थी। राघव बंदी बच्चों को फ्री करने लगा और अभिमन्यु किसी से मिलिट्री ट्रांसमीटर पर कांटेक्ट करने लगा। मिशन सक्सेसफुल, प्लीज सेंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर, ओवर। गुड जॉब कैप्टन, लेकिन तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। जल्दी बेस पर मिलो। तुम्हारे अग्निवीरों को तुरंत ही एक नए मिशन पर निकलना होगा, ओवर। कॉपी दैट सर, ओवर एंड आउट, अभिमन्यु ने कहा और ट्रांसमीटर बंद करके रख दिया और अपने पीछे तबाह जलते स्कूल और उसमें मुर्दा पड़े टेररिस्ट्स को छोड़ उसने अपनी टीम को इवैक्यूएशन पॉइंट की तरफ चलने का आदेश दिया। अग्निवीरों, लेट्स गो। आप सुन रहे हैं कुक